हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परीक्षाधर। आज हम आपके लिए लाए हैं मानव में पोषण। पिछली क्लास में हमने बात की थी जीवों में पोषण और जैव प्रक्रम के बारे में। आज हम बात करेंगे मानव में पोषण। मानव में पोषण एक आहार नाल का एक स्ट्रक्चर है, चित्र है, जिसमें हम बात करेंगे। मानव में पोषण मुख से आरंभ होकर गुदा पे समाप्त होता है। इसका पहला भाग है मुख, उसके बाद में ग्रसिका। पहले भोजन मुख में प्रवेश करता है, फिर ग्रसिका में प्रवेश करता है। ग्रसिका यहाँ से यहाँ तक है। फिर अमाशय में प्रवेश करता है। अमाशय में कुछ समय रखने के पश्चात यह आगे बढ़ता है और क्षुद्रांत छोटी आंत में प्रवेश करता है। छोटी आंत में प्रवेश करने के पश्चात यह बड़ी आंत में प्रवेश करता है, जो कि यहाँ से यहाँ तक है। फिर इसके पश्चात यह गुदा में एकत्रित होता है, जहाँ पे मल एकत्रित होता है। ये मल बचा हुआ अपशिष्ट पदार्थ मल बचता है और फिर समय समय पर गुदा द्वार कोशिकाओं द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आहार नाल। आहार नाल मूल रूप से मुख से गुदा तक विस्तृत एक लंबी नली है। ये देख सकते हैं हम, ये मुख है और ये गुदा है। यहाँ से एक बहुत ही लंबी नली, जो कि बहुत ही कुंडलित है, ये एक बहुत ही लंबी नली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिसमें पहले भोजन मुख में हम खाते हैं, चबाते हैं। उसके बाद में मुख से भोजन लार में मिश्रित होकर ग्रसिका में प्रवेश करता है। ग्रसिका ये सिर्फ मार्ग का काम करती है, इसमें पाचन नहीं होता है। फिर अमाशय में प्रवेश करता है। अमाशय में भोजन एकत्रित होता है और कई हार्मोन्स के द्वारा मिश्रित भी होता है। कई हार्मोन्स मिश्रित भी होते हैं इसमें। फिर क्षुद्रांत होती है छोटी आंत। क्षुद्रांत को छोटी आंत कहते हैं। क्षुद्रांत में प्रवेश करता है और फिर बृहदांत एक बड़ी आंत है, जिसका नाम है बड़ी आंत, वो उसमें प्रवेश करता है। और बृहदांत के बाद में भोजन जो पचता नहीं है, अपशिष्ट मल, वो गुदा में एकत्रित होता है और फिर गुदा शरीर से अपशिष्ट मल बाहर त्याग दिया जाता है। तो चलिए देखते हैं मुख में पाचन। भोजन का मुख में पाचन। भोजन का सिर्फ मुख में देखना है पाचन, अभी आगे की बात नहीं करेंगे। ठीक है। भोजन का मुख में पाचन। जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं, भोजन का पाचन मुख में आरंभ हो जाता है। भोजन का पाचन मुख में अल्प मात्रा में होता है। भोजन मुख में अल्प मात्रा में पचता है। भोजन को मुख में दांतों से काट कर चबाया जाता है, जिससे भोजन पर छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर भोजन को लार के साथ जिह्वा की मदद से, जिह्वा मतलब जीभ की मदद से लार के साथ मिलाया जाता है। लार में एक एंजाइम उपस्थित होता है, जिसे लार एमाइलेस कहते हैं। ये लार में उपस्थित होता है, जो लार ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होती है। ये हमारे मुंह में ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिनसे लार निकलती है, और इस लार में पाया जाने वाला एंजाइम लार एमाइलेज है। लार एमाइलेज भोजन में उपस्थित मंड, स्टार्च, जिसका सरल अणु में शर्करा में परिवर्तित करता है। लार में जो एमाइलेज एंजाइम होता है, वो भोजन में उपस्थित स्टार्च, लार में जो एमाइलेज नाम का हार्मोन होता है, वो भोजन में उपस्थित स्टार्च मतलब मंड को सरल अणु शर्करा में परिवर्तित कर देता है। इसके बाद देखते हैं भोजन का ग्रसिका में पाचन। ग्रसिका दोस्तों हमारा ये दूसरा भाग है आहार नाल का, यहाँ से यहाँ तक मैंने ब्लैक कलर से बनाया हुआ है, देख सकते हैं आप। ग्रसिका को ही इसोफेगस कहते हैं।
ग्रसिका से गुजरते हुए आगे बढ़ता है, आमाशय में पहुंच जाता है। ग्रसिका सिर्फ यहाँ पर एक कैरियर का कार्य करती है, वाहक का कार्य करती है। यहाँ पर भोजन का पाचन नहीं होता है, यहाँ पर भोजन का पाचन नहीं होता है और यह सिर्फ मार्ग का कार्य करती है। इसमें कोई भी पाचन नहीं होता है। ये कुछ समय के लिए लार में मिश्रित भोजन को एक स्थान से मतलब मुंह से आमाशय तक ले जाने का कार्य करती है। बस आगे देखते हैं। भोजन का आमाशय में पाचन। भोजन का आमाशय में पाचन। आमाशय दोस्तों एक बहुत बड़ी सी आकृति की एक अंग है जो कि हमारे शरीर में पाया जाता है। दिखने में ये इस आकार का होता है, सी आकार का। ये बहुत बड़ा अंग है, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि ये एक बहुत बड़ा अंग है जिसमें भोजन जठर रस और पेप्सिन रस ऐसे ही कई रस एंजाइम्स यहाँ पर मिश्रित होते हैं और कई एंजाइम उत्सर्जित भी होते हैं। जठर रस का स्रावण आमाशय में होता है जो कि जठर ग्रंथियों के द्वारा होता है। पेप्सिन और ऐसे कई हार्मोन आमाशय में मिश्रित किए जाते हैं भोजन के साथ, जिन्हें जैव उत्प्रेरक कहते हैं। एंजाइम्स को जैव उत्प्रेरक कहते हैं। ये हमने पिछली क्लास में बात की थी। जैव उत्प्रेरक के साथ मिश्रित किया जाता है, भोजन को मिश्रित किया जाता है। जठर रस आमाशय में उपस्थित जठर ग्रंथियों से जठर रस, अभी हमने जठर रस की बात की थी। जठर रस आमाशय में उपस्थित जठर ग्रंथियां, आमाशय में उपस्थित जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है। ये स्रावित होता है जो कि आमाशय में एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है। आमाशय में भोजन कुछ समय के लिए एकत्रित होता है और यहाँ पर जठर रस आमाशय में एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो कि भोजन को काफ़ी समय तक सुरक्षित रखता है, जिसमें भोजन 3 से 4 घंटे तक एकत्रित रहता है और कई हार्मोन्स और पाचक रसों में मिश्रित रहता है। आमाशय में होने वाली क्रमानुकुंचन गति से भोजन बहुत ही छोटे छोटे कणों में विभाजित हो जाता है। कोई भी कार्य हो, यहाँ पर भोजन को पीसने का कार्य किया जाता है, बहुत ही छोटे छोटे। यहाँ पर मुख में हम लोग चबाने का कार्य करते थे, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने का कार्य करते थे। यहाँ पर पीसने का कार्य किया जाता है जो कि एंजाइम्स के उपस्थिति में एंजाइम्स के साथ होता है। भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित किया जाता है। और क्षुद्रांत, छोटी आंत, क्षुद्रांत अभी हमने बताया था, क्षुद्रांत को छोटी आंत कहते हैं, क्षुद्रांत में भेज दिया जाता है। आगे भोजन आमाशय से क्षुद्रांत, छोटी आंत में प्रवेश करता है। आगे देखते हैं हम क्षुद्रांत में पाचन। क्षुद्रांत में भोजन का पाचन और अवशोषण। क्षुद्रांत में भोजन का पाचन भी होता है और अवशोषण भी होता है। अवशोषण का मतलब ये है कि हमारे भोजन में उपस्थित जितने भी न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट जो भी उपस्थित है उसमें से अवशोषित किया जाता है, सोख लिया जाता है भोज्य पदार्थ जो भी पचा हुआ होता है। आमाशय में पचे हुए भोजन का अवशोषण क्षुद्रांत में होता है। जैसा कि हमने बताया कि आमाशय में भोजन पचता है और क्षुद्रांत, छोटी आंत इसमें प्रवेश करता है। इसके पश्चात यहाँ पर भोजन का अवशोषण प्रारंभ हो जाता है। इसे छोटी आंत भी कहते हैं, इसे छोटी आंत भी कहते हैं। ये भोजन में अत्यधिक कुंडलित होती है, इसलिए अत्यधिक स्थान ग्रहण नहीं करती और कुंडलित होने के कारण कम स्थान में व्यवस्थित होती है। इसे छोटी आंत भी कहते हैं। क्षुद्रांत में भोजन से कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का मतलब है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज इत्यादि, ये सभी कार्बोहाइड्रेट हैं। प्रोटीन्स, नाइट्रोजन युक्त
जटिल यौगिक, वसा, फैट, ये सभी भोजन से अवशोषित कर लिए जाते हैं छोटी आंत में। यह अत्यधिक कुंडलित होने के कारण कम स्थान में अवस्थित होती है। हमने अभी पहले भी बताया कि छोटी आंत बहुत ही अधिक कुंडलित होती है। देख सकते हैं हम कि छोटी आंत बड़ी आंत बृहदांत के अंदर ही पतले पतले धागे नुमा संरचना होती है। ये धागे से मोटी होती है पर धागे जैसी उलझी हुई होती है और कम स्थान में व्यवस्थित होती है। अवशोषण के पश्चात कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा अग्नाशय में भेज दिया जाता है। देख सकते हैं हम, यहाँ से अग्नाशय है, यहाँ से भेज दिया जाता है अग्नाशय में। अग्नाशय में भेजने के पश्चात यह आगे भेज दिया जाता है। बचा हुआ जो अपाच्य भोजन होता है, जो छोटी आंत से बच जाता है, वो भोजन आगे बृहदांत बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। हमने बताया बड़ी आंत में भेज दिया जाता है जो भी बचता है। बड़ी आंत में पहुंचने के पश्चात इसका पाचन और अवशोषण भी होता है। भोजन के अनुसार क्षुद्रांत की लंबाई अलग अलग होती है। इसका दोस्तों मतलब ये है कि जो लोग मीट मछली अत्यधिक खाते हैं, मीट मछली ये सब प्रोटीन है, जटिल प्रोटीन है और इन सभी का पाचन बहुत ही आसानी से हो जाता है, जो कि छोटी आंत में ही हो जाता है, बड़ी आंत में नहीं पहुंचता है। इसलिए जो चीज़ आसानी से पच जाती है उसके लिए कम स्थान ग्रहण करना होता है। जैसे शेर सिर्फ मांस खाता है, वो जटिल कार्बनिक प्रोटीन्स का उसका भोजन है। तो शेर की आंत, छोटी आंत, क्षुद्रांत बहुत ही छोटा होगा। और जानवरों में जैसे गाय, भैंस, बकरी, इन जानवरों की क्षुद्रांत, छोटी आंत बहुत ही लंबी होगी, जिसका पाचन क्लोरोफिल ये आसानी से नहीं पचता, सेलुलोज आसानी से नहीं पचता, इसलिए जानवरों में क्षुद्रांत की लंबाई अत्यधिक बड़ी होती है। आगे देखते हैं भोजन का अवशोषण बृहदांत में। छोटी आंत से पचने के पश्चात बचा हुआ भोजन बड़ी आंत में पहुंचता है, बृहदांत जिसे कहते हैं, इसे बृहदांत भी कहते हैं। बचे हुए भोजन को जो छोटी आंत से बचा है, बृहदांत बड़ी आंत में अवशोषित किया जाता है। जो भी बचा है, यहाँ पर पानी तथा कुछ भोज्य पदार्थ जो भोजन में बचे हुए हैं, अब भी अवशोषण नहीं हुआ है, उनका अवशोषण होता है। जो भोजन में भोज्य पदार्थ, पानी अत्यधिक बच जाता है, उसका अवशोषण बड़ी आंत में होता है। बचे हुए अपाच्य भोज्य मल कहलाता है। छोटी आंत से जो भी मल बचता है उसे आगे बढ़ा दिया जाता है। छोटी आंत में जो भी भोज्य पदार्थ का अवशोषण नहीं होता है वो अपशिष्ट मल कहलाता है, जो कि आगे गुदा में भेज दिया जाता है। दोस्तों, गुदा हम देख सकते हैं, छोटा एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंत में गुदा द्वार कोशिकाएं होती हैं, गुदा कोशिकाएं, जो कि गुदा को समय समय पर खुलने और बंद करने के लिए जिम्मेदार होती हैं। ये कोशिकाएं गुदा के अंत में उपस्थित होती हैं और ये थैलीनुमा स्ट्रक्चर, जो कि बृहदांत बड़ी आंत से आने वाले अपाच्य भोज्य पदार्थ को जो कि पचता नहीं है, जैसे सेलुलोज, ये मानव के शरीर में नहीं पचता है, ये गुदा में एकत्रित होता है और समय के पश्चात शरीर से बाहर मल त्याग होता है। देखते हैं मल त्याग, आगे चल के देखते हैं मल त्याग। बड़ी आंत में अवशोषण के पश्चात बड़ी आंत में जितना भी भोज्य पदार्थ होता है उसका अवशोषण होने के बाद बचा भोजन मल होता है। हमने पहले भी बताया कि बड़ी आंत के
पचने के पश्चात और शोषण के पश्चात जो भोजन बचता है वो मल कहलाता है, जो कि गुदा में एकत्रित होता है। हमने बताया गुदा में एकत्रित होता रहता है और समय समय के पश्चात त्याग दिया जाता है। समय समय पर त्याग देने के बाद ये जैव प्रक्रम का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि मानव शरीर में घटित होता है ये है। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। हेलो साथियों, आप अपने परिवार परीक्षा घर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।